नमस्कार दोस्तों। बिहार इलेक्ट्रीशियन के लिए जो 2000 प्लस वैकेंसी आईटीआई वाले बच्चों के लिए जो आई है, उसी के लिए प्रीवियस ईयर का एमसीक्यू सीरीज हम चला रहे हैं, जिसका प्लेलिस्ट भी हम बना दिए हैं। आज का तीसरा हमारा वीडियो है जो हम प्रीवियस ईयर करा रहे हैं। 2018 में एक 3/11/2018 को एग्जाम हुआ था, उसी का हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं, जो कि आज हमारा उसका लास्ट वीडियो है। और इस जो शिफ्ट था, इस शिफ्ट का कट ऑफ बहुत कम गया था, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल ज्यादा आ गया था। तो न्यूमेरिकल जो आया था, तो न्यूमेरिकल तो हल करना पड़ेगा हम लोग को। तो अभी भी 50 टेक्निकल क्वेश्चन आता है। अब 50 टेक्निकल क्वेश्चन में सब आपको सब्जेक्टिव तो देगा नहीं, वो टाइम भी अच्छा खासा देता है, तो इसलिए थोड़ा न्यूमेरिकल वो देगा। 20 तो न्यूमेरिकल दम फिक्स है कि दे देता है, 20-15 न्यूमेरिकल आ जाता है। तो न्यूमेरिकल तो हम लोग को जानना होगा, भागना नहीं है न्यूमेरिकल से। इसलिए हम 3/11/2018 में जो एग्जाम हुआ था, उसी का जो हार्ड शिफ्ट था, उसी को हम सोल्यूशन यहाँ करा रहे हैं। फिर सोल्यूशन हो जाएगा तो इजी क्वेश्चन हम भी कराने लगेंगे। तो आइए हम इसका सोल्यूशन कराते हैं, जितना आज न्यूमेरिकल आएगा सबका। क्या है पहला क्वेश्चन आज का? पहला क्वेश्चन है कि दो लैंप पोस्ट एक दूसरे से 16 मीटर की दूरी पर है। दो लैंप है और एक दूसरे से 16 मीटर की दूरी पर है। हम बना भी लेते हैं, जो जो बोला वो कर लेते हैं। अच्छा, बोला है कि 200 कैंडल पावर उसकी शक्ति है, और दोनों लैंप की ऊंचाई 6 मीटर है। दोनों लैंप की ऊंचाई 6 मीटर है। तो जो दोनों लैंप लैंप है ना, उसकी ऊंचाई 6 मीटर। तो देखिए, यहाँ भी एक लैंप है, यहाँ भी एक लैंप है। ये लैंप ले लीजिए, कितना है? तो 200 कैंडल पावर इसका भी है और 200 कैंडल पावर इसका भी है। वो खुद बोला है। और 6 मीटर हाइट भी दिया है, 6 मीटर हाइट भी दिया है, और दोनों के बीच की दूरी भी दिया है। कितना? 16 मीटर। 16 मीटर दोनों के बीच की दूरी दिया है। अब आगे पूछ कर रहा है, दोनों के मध्य में हो सकता है शक्ति पूछेगी। दोनों लैंप के ऊंचाई 6 मीटर है। भूमि पर दोनों लैंप के मध्य बिंदु की प्रतिदीप्ति, माने इल्यूमिनेंस बताना है आपको मध्य बिंदु पर। माने मध्य बिंदु पर टोटल कितना रोशनी पहुंचेगा, इससे भी कितना रोशनी आएगा, इससे भी कितना रोशनी आएगा, यहाँ मध्य बिंदु पर। यानी 8 मीटर ये भी हो गया, 8 मीटर ये भी हो गया। तो यही मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु पर टोटल कितना इल्यूमिनेंस आएगा, यही आपसे पूछा है। ठीक है, इसके लिए एक फॉर्मूला आता है इल्यूमिनेंस निकालने के लिए। दो फॉर्मूला इल्यूमिनेंस निकालने के लिए, दो फॉर्मूला। एक इनवर्स ला, आई बटा में डी स्क्वायर। एक लैम्बर्ट कोसाइन ला, आई बटा में डी स्क्वायर कास थीटा। एक और हम फॉर्मूला बताते हैं, वो क्या बताते हैं? ई बराबर इसी के जो बराबर होता है आई बटा में डी स्क्वायर कास क्यू थीटा। लेकिन यहाँ डी नहीं, अब यहाँ एच, यहाँ एच हम बोल देंगे। अब डी और एच में अंतर क्या है? डी और एच में अंतर ये क्या है? जैसे देखिए, हम यहाँ लिख दे रहे हैं फॉर्मूला। क्या हम फॉर्मूला बोल रहे हैं? आई बटा में एच स्क्वायर कास क्यू थीटा। देखिए, लैम्बर्ट कोसाइन ला दो होता है, एक ही ज्यादातर किताब में दी होती है, जबकि दो। ये फॉर्मूला आप नहीं देखते होंगे। ये फॉर्मूला को ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए बनाया गया है। क्या? कैसा क्वेश्चन? तो ये वाला दूरी न लिख के हाइटे रह के आप यहाँ के डिस्टेंस पा सकते हैं। इससे इस वाले फॉर्मूला से इल्यूमिनेंस आप लगा सकते हैं। तो वही हम इसीलिए अब इस फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं। इस फॉर्मूला का यूज करने से क्या होगा कि यही हाइट, हमको इसको नहीं निकालना पड़ेगा, इसी हाइट से यहाँ का इल्यूमिनेंस पा लेंगे। इसमें दो का गुणा कर देंगे, क्योंकि सेम सेम कंडीशन इसके लिए भी बन रही है। क्योंकि इसका भी 200 लैंप है, इसका भी 200 कैंडल पावर है लैंप का। इसका भी 6 मीटर हाइट है, इसका भी 6 मीटर हाइट है। इसका भी दूरी 8 मीटर है, इसका भी दूरी 8 मीटर है। तो क्यों ना एक लैंप से यहाँ पर इल्यूमिनेंस निकाल कर डबल कर देंगे, तो इस लैंप से भी इल्यूमिनेंस उतना ही आएगा। तो वही हम काम कर रहे हैं, एक लैंप से पहले निकाल रहे हैं। तो आई कैंडल पावर कितना? 200 कैंडल पावर। 200 कैंडल पावर बटा में एच, इसी को हम ले लेंगे। तो 6 का वर्ग 36 गुणे कास क्यू थीटा। अब कास क्यू निकालने के लिए इसको तो निकालना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं, निकाल लेंगे। ये 6 है, ये 8 है, तो ये 10 आएगा। यहाँ थीटा बनता है ना, थीटा यहाँ बनता है। तो कास थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटा कर्ण। आधार 6 है, कर्ण 10 है, तो 6 बटा 10 यानी 10.6। तो कास क्यू का मान कितना है? 10.6 का क्यू। 2 से गुणा कर देंगे, क्योंकि दूसरका लैंप के लिए, दूसरका लैंप के लिए 2 से गुणा कर देंगे। अब इसको हल कर लेंगे, तो कितना आ रहा है? 2.4 आएगा। टाइम बचे इसलिए हम अब डायरेक्ट जवाब बता रहे हैं कि 2.4 एकदम फिक्स है, खुद हम इसको लगा लिए हैं। तो 2.4 आएगा। अच्छा, इसका मात्रक भी तो लक्स बता देंगे, चाहे लुमेन प्रति मीटर स्क्वायर। इल्यूमिनेंस का मात्रक क्या होता है? लक्स होता है। लक्स चाहे लुमेन प्रति मीटर स्क्वायर। तो 2.4 का है, देखिए बी ऑप्शन दिया है। बी ऑप्शन दिया है। बस ये फॉर्मूला जान लीजिए, आप सवाल बना लेंगे। अगर किसी लंबवत निकालना होगा, लंबवत निकालना होगा, तो ये फॉर्मूला आता है ई बराबर आई बटा में डी स्क्वायर। डी स्क्वायर लंबवत निकालना होगा तब ये, एंगल पर निकालना होता है। बस दो फॉर्मूला आप याद रखिए, 2 का गुणा किया है इसके लिए, तो ये 2.4। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन है हमारा कि इल्यूमिनेंस इंटेंसिटी, पहले तो इल्यूमिनेंस इंटेंसिटी का मात्रक बताइए।
इल्यूमिनेंस इंटेंसिटी का जो मात्रक होता है, अच्छा हिंदी में क्या कहते हैं, ज्योति तीव्रता, दीप्त तीव्रता दिया है चाहे ज्योति तीव्रता, तो ज्योति तीव्रता का मात्रक हम लोग कैंडला बताते हैं। कैंडला, अच्छा और बताते हैं लूमेन प्रति स्टेरेडियन, लूमेन प्रति स्टेरेडियन क्या बताते हैं, लूमेन प्रति स्टेरेडियन किसका मात्रक बताते हैं, लुमिनस इंटेंसिटी का। और लूमेन किसको कहते हैं, फ्लक्स को, और स्टेरेडियन किसको कहते हैं, ओमेगा को। तो यानी पाई बटा में ओमेगा ही लुमिनस इंटेंसिटी कहलाता है। अब पहला ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, लुमिनस फ्लक्स यानी पाई रेडियन पर यूनिट सॉलिड एंगल, तो ओमेगा को सॉलिड एंगल ही तो कहते हैं, यानी पहला ही ऑप्शन सही है, लुमिनस फ्लक्स रेडिएंट आउट पर यूनिट सॉलिड एंगल, माने एक किसी लाइट सोर्स से एक निश्चित दिशा में घन कोण में जितना रेडिएंट प्रति सेकंड कर देगा वही लुमिनस इंटेंसिटी कहलाती है। एक निश्चित दिशा में एक लाइट जितना रोशनी निकाल देगी प्रति सेकंड वही उसकी क्षमता कहलाएगी, लाइट इंटेंसिटी कहलाएगी। तो इसका मात्रा की बता दे रहा है। कैंडला भी कहते हैं चाहे लुमिन प्रति स्टेरेडियन, फाई बटा में ओमेगा, फाई क्या है, लुमिनस फ्लक्स है, ओमेगा क्या है, तो सॉलिड एंगल है। तो ए ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि ओपल ग्लास 20% अवशोषण करता है, यानी 80% आपको देगा। ओपल ग्लास मतलब जानते हैं क्या होता है, कोई भी एक लाइट है, एलईडी लाइट आ रही है तो नहीं एक ऊपर से ग्लास टाइप का लगा दिया जा रहा है कि रोशनी चारों ओर दे, चाहे कोई भी लाइट हो, बाहर से एक आवरण होता है ना, उसी आवरण को ओपल ग्लास कहते हैं। तो ओपल ग्लास 20% तो अवशोषण कर ले रहा है, मतलब 80% आपको देता होगा, ठीक है, 80% आपको देता है। 1.4 मीटर व्यास का विसारक गोला 4850 लूमेन प्रकाशीय फ्लक्स के इनकैंडिसेंट लैंप के साथ संलग्न होता है, तो गोले की औसत प्रतिदीप्त क्या होगी, तो गोले की औसत प्रतिदीप्त आपसे पूछा है, औसत प्रतिदीप्त पूछा है, ठीक है। औसत प्रतिदीप्त निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जितना आपको मिल रहा है उसमें गोले का एरिया से भाग दे देंगे। आपको जितना रोशनी मिल रही है उसमें, जितना रोशनी हमको मिल रही है उसमें गोला का जिस बल्ब से रोशनी मिल रही है उसी के टोटल एरिया से भाग दे देंगे तो औसत हमको प्रतिदीप्त मिल जाएगा। लेकिन कितना मिला इसको निकालना होगा ना हमको, आखिर लाइट से कितना रोशनी मिल रही है, तो 20% तो अवशोषण कर ले रहा है, 80% मिल रही है तो 80% निकाल देंगे किसका, जो दिया है इतना उत्सर्जित करता है, लेकिन 20% अवशोषण करने के बाद हमको प्राप्त, हमको क्या हम लोग कहेंगे इसको कि ग्लास द्वारा उत्सर्जित फ्लक्स, तो ग्लास द्वारा उत्सर्जित फ्लक्स, तो 80% यानी 10.8 गुणे 80% मतलब 10.8 गुणे कितना है टोटल 4850, 4850। तो इसको हम लोग गुणा कर लेंगे, कितना रहा है गुणा कर लेंगे तो 3880 आ रहा है, 3880 क्या है, लूमेन में है तो लूमेन ही आएगा, 3880 लूमेन आएगा। ये क्या है, कितना हमको मिल रहा है वो है, क्यों, क्योंकि 20% अवशोषण हो जा रहा है तो 80% हमको मिल रहा है, तो टोटल का 80% निकाल देंगे, इतना मिलेगा। अब इसमें गोला का एरिया से भाग दे देंगे, 3880 में गोला के एरिया से, 3880 में गोला का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, गोला का क्षेत्रफल तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर गोला का क्षेत्रफल होता है। यह क्या आ जाएगा, तो औसत प्रतिदीप्त, क्योंकि जितना मिल रही है उसमें टोटल एरिया से भाग दे देंगे, तो औसत प्रतिदीप्त आ रहा है, औसत औसत प्रदीप्त, तो एरिया से भाग दे देंगे। अब 3880 में, अच्छा एरिया दिया नहीं है, व्यास दिया था शायद, 0.4 मीटर व्यास का, 0.4 मीटर व्यास, तो इसको व्यास के पद में हम कर लेंगे। देखिए 4 पाई, अब व्यास करेंगे तो व्यास का आधा करेंगे तब रेडियस आता है, इसका भी वर्ग करना है, तो डी स्क्वायर बटा 4, तो 4 से 4 कट जाएगा, क्या बचेगा 3880, बटा में 2 का वर्ग करेंगे तो 4 होगा, तो 4 से या 4 कट जाएगा, तो पाई डी स्क्वायर बचेगा, डी स्क्वायर का मान 0.4 दिया है, तो 0.4 का वर्ग कर देंगे, यानी 4 का 16, 0.14, इसको हल कर लेंगे तो 7720 लूमेन प्रति मीटर स्क्वायर आ रहा है, 7720 कहां दिया, देखिए क्या दिया 7720, इसको हल कर लेंगे, लिख दे रहे हैं 7720 लूमेन प्रति मीटर स्क्वायर, लूमेन प्रति मीटर स्क्वायर 7720, दम हल कर लेंगे, दम छोटा सा फॉर्मूला, जितना आपको आउटपुट मिल रहा है उसमें उसके एरिया से भाग देंगे तो इंटेंसिटी मिल जाएगी। न्यूमेरिकल है, अब हल करना पड़ेगा, भागना तो नहीं है। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है
कि 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई वाले लाइट फैन सब सर्किट। लाइट फैन सब सर्किट क्या होता है जी? तो लाइट फैन सब सर्किट जो घरों में वायरिंग की जाती है उसको कहते हैं। इसमें 5 एम्पियर चाहे 6 एम्पियर वाला सॉकेट का प्रयोग किया जाता है। 800 वाट मैक्सिमम प्रयोग होना चाहिए और 10 पॉइंट होना चाहिए। जो लाइट और पंखा चलाने के लिए वायरिंग की जाती है ना, उसी को लाइट सब सर्किट कहते हैं। 800 वाट और 10 पॉइंट होना चाहिए। तो उसी के लिए कह रहा है कि 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज लाइट लाइट फैन सब सर्किट के लिए न्यूनतम एल्यूमिनियम कंडक्टर का आकार क्या होना चाहिए? अच्छा, एल्यूमिनियम का है तो 1.4, या तो ये होगा या तो ये होगा। लेकिन ग्रेड तो 230 के लिए तो चलाना है तो थोड़ा अधिका लेंगे, यानी सी ऑप्शन लेंगे। देखिए एल्यूमिनियम के लिए इतना, कापर रहता तो ये व्यास दिया है 1.4 mm वायर का व्यास, तो एल्यूमिनियम के लिए 1.4 mm वायर का व्यास। अगर कापर होता तो 1.12 1.12 चाहे 1.11, यहाँ 1.4 क्योंकि एल्यूमिनियम है। ये एक क्या है तो सिंगल वायर वाला, सिंगल वायर अगर निकलता है तो 1.4 mm व्यास होना चाहिए। 230 नहीं मारेंगे, 250, क्योंकि 230 के लिए तो उपयोग करते हैं, थोड़ा बढ़ा कर रखा जाता है, तो इसलिए सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है कि इंडस्ट्रियल परिवेश के लिए स्वीकार्य अधिकतम बाधा के स्तर को किसके द्वारा परिभाषित किया जाता है? तो ये तो मानक 6 होता है, लेकिन 61,000 होता है, ये फिक्स है। 61,000 और 6 स्टैंडर्ड मतलब मानक, तो 6 स्टैंडर्ड होता है, तो 6 स्टैंडर्ड तो सब में दिया है, लेकिन 61,000 होता है। आईईसी के अनुसार 61,000 6 स्टैंडर्ड के अंतर्गत अब वायरों को बांटी जाती है। ये तो अभी मेन पूछ लिया है, इसके अंदर वायर बांटा जाता है। इसके इसके अंदर वायर अलग अलग, कापर वायर एल्यूमिनियम जो भी हो, अलग अलग स्टैंडर्ड के लिए अलग अलग बांटी जाती है। लेकिन इतना तो एकदम फिक्स होता है। जैसे क्या होता है, आईईसी 61,000 6 स्टैंडर्ड 2 3 4 5 इस तरह से बांटता है, लेकिन वो सब नहीं पूछा है हमसे। तो सीधा यही पूछ दिया है कि इंडस्ट्रियल परिवेश के लिए स्वीकार्य अधिकतम बाधा के लिए कौन सा मानक होता है? तो 6 स्टैंडर्ड होता है, वो भी 61,000 का, यानी कौन सा? बी ऑप्शन इज राइट आंसर। इसको याद करना पड़ेगा, ये तो फिक्स रीडिंग। आगे सीटीएस वायरिंग पहले जहां रेलवे स्टेशन होता है वहां किया जाता था। इसमें सागवान की लकड़ी 10 mm मोटी होती थी। 10 mm मोटी सागवान की लकड़ी पर वायर को बिछाया जाता था। कौन सा वायर? तो इसके फुल फॉर्म में ही छिपा है कि केबल टायर सीटेड। केबल टायर सीटेड का प्रयोग किया जाता था, इसका फुल फॉर्म ही पूछ देता है। तो केबल टायर सीटेड का प्रयोग सागवान की लकड़ी 10 mm की लकड़ी मोटी होती है उसी पर किया जाता है। रेलवे स्टेशनों पर ज्यादातर किया जाता है, आज भी कुछ कुछ रेलवे स्टेशन पर दिख जाएगा आपको। तो सीटीएस वायरिंग में केवल अच्छी तरह से परिपक्व और सीधी सागवान की लकड़ी पर लगाते समय इसकी मोटाई कितनी होनी चाहिए? भैया 10 mm। सागवान लकड़ी की मोटाई 10 mm रखी जाती है, तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, डीसी मोटर ड्राइव ज्यादातर कितने क्वाड्रेंट में संचालित होती है? तो 4 क्वाड्रेंट, चारों में होता है। डीसी जो मोटर होता है कितने क्वाड्रेंट में संचालित होता है? तो चारों में। देखिए यहां पर ना क्या होता है, तो जनरेटिंग मोटरिंग, यहाँ क्या है? मोटरिंग, चाहे फॉरवर्ड मोटरिंग, फॉरवर्ड FARWORD फॉरवर्ड मोटरिंग, फॉरवर्ड मोटरिंग ना, देखिए हम अच्छा सा लिख दे रहे हैं, फॉरवर्ड मोटरिंग, फॉरवर्ड फॉरवर्ड मोटरिंग, फॉरवर्ड मोटरिंग। ये क्या है? रिवर्स मोटरिंग, रिवर्स ब्रेकिंग इसको कहते हैं, रिवर्स ब्रेकिंग। इसी तरह वहां फॉरवर्ड मोटरिंग है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? रिवर्स मोटरिंग। इसमें तीसरा में रिवर्स मोटरिंग, यह रिवर्स ब्रेकिंग है, तो यहाँ फॉरवर्ड ब्रेकिंग हो जाएगा। मतलब पहला और चौथा ब्रेकिंग को बताता है और यह मोटरिंग को बताता है। पहला और तीसरा, ये दूसरा और चौथा ब्रेकिंग को, पहला और तीसरा किसको बताता है? तो मोटरिंग को बताता है। तो चारों क्वाड्रेंट का मतलब कि प्रयोग किया जाता है। तो यही पूछ दिया है कि डीसी मोटर ड्राइव ज्यादातर कितने क्वाड्रेंट में संचालित होते हैं? तो 4 क्वाड्रेंट में, मतलब चारों क्वाड्रेंट में संचालित होती है। तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, उस स्थान को क्या कहा जाता है जहां 3 फेज अल्टरनेटर द्वारा उत्पादित विद्युत शक्ति को समांतर में जोड़ा जाता है? देखिए ये तो जनरेशन होगा, एकदम जाहिर सी बात है। जहां बिजली की जनरेशन की जाती है, जहां जनरेशन स्टेशन होता है, जनरेशन स्टेशन मतलब बिजली का जहां उत्पादन किया जाता है, जहां बनाई जाती है, तो बिजली जनरेशन स्टेशन पर ही पैरेलल ऑपरेशन करने की व्यवस्था होती है, क्योंकि लोड बढ़ जाता है। तो एक ही मशीन है और उसी पर ज्यादा लोड नहीं ना सहन हो सकता है, दिन पर दिन लोड बढ़ ही रहा है, तो इसलिए एक उपाय किया जाता है कि अल्टरनेटर कई कई ठो लगा दिया जाता है।
और सब ऑल्टरनेटरों को पैरेलल में कनेक्टेड कर दिया जाता है कि सब ऑल्टरनेटर पर थोड़ा थोड़ा लोड पड़े, और लोड बढ़े भी तो सब पर थोड़ा थोड़ा लोड बढ़े तो अल्टरनेटर खराब नहीं होगा। अब बैकअप में भी अल्टरनेटर रखा जाता है कि जैसे लोड बढ़ेगा तो हम जो बैकअप वाला अल्टरनेटर है उसको भी हम लोग पैरेलल ऑपरेशन करके लगा देंगे। तो जहां बिजली बन रही है वहीं पर अल्टरनेटर पैरेलल कनेक्शन करने की व्यवस्था होती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम रहनी चाहिए। तो जहां से फ्रीक्वेंसी जनरेट की जा रही है कहाँ, तो जनरेशन स्टेशन पर, तो वहीं पैरेलल ऑपरेशन की जाती है। तो यही पूछा है क्वेश्चन में कि उत्पादित विद्युत शक्ति को समांतर जोड़ा कहाँ जाता है, उस कौन सा, तो जनरेटिंग स्टेशन पर। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि थर्मल पावर प्लांट ऊर्जा कितना प्रतिशत वास्तव में विद्युत ऊर्जा परिवर्तित करता है। देखिए 35% मार देंगे, लेकिन 30 से 35 देता है, ज्यादातर 30 देता है, 25 तो मारेंगे नहीं। अब कौन 50 में नहीं मारेंगे, 5 में नहीं मारेंगे, 30 देता है तो 30 के आसपास ये है ना, तो 30 से 35। तो जो थर्मल पावर प्लांट होता है उसकी इफिशियंसी कितना होती है, 35%। ध्यान दीजिएगा, थर्मल पावर प्लांट की जो इफिशियंसी होती है 35% थर्मल पावर प्लांट की इफिशियंसी होती है। अच्छा, अगर हाइड्रो का पूछे तो सबसे ज्यादा 85% हाइड्रो पावर प्लांट की एफिशिएंसी होती है। अगर डीजल का पूछ दे तो 40% होता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट का पूछ दे तो 50% होता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में बोरान, जो बोरान होता है वो कंट्रोल रॉड के रूप में उपयोग किया जाता है, बोरान चाहे कार्डियम। तो ये तो पूछा है थर्मल पावर प्लांट, तो 35%। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा पावर प्लांट लो यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम जैसे ईंधन का प्रयोग किया जाता है। हम बताए थे ना न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये सब न्यूक्लियर है, नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये सब नाभिकीय विखंडन पदार्थ होते हैं। तो थोरियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम का प्रयोग नाभिकीय विखंडन यानी न्यूक्लियर पावर प्लांट में किया जाता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में कंट्रोल के रूप में क्या प्रयोग होता है, बोरान और कार्डियम, जबकि मॉडरेटर के रूप में ग्रेफाइट और भारी जल का प्रयोग किया जाता है। तो ये सब किस में, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है कि 25 मेगावाट पावर स्टेशन की अधिकतम मांग 20 मेगावाट है, तो वार्षिक लोड फैक्टर 50% है। अच्छा, तो कैपेसिटी फैक्टर बताइए। ठीक है, आसान है, एक फार्मूला बात जान लीजिए छोटा सा, उसके बाद आप लगा लेंगे। क्या है फार्मूला, फार्मूला क्या है, पहले पूछा क्या है, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर ना होता है, इसी के लिए प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। तो जो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर है इसके लिए मैक्सिमम डिमांड गुणे लोड फैक्टर, ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम डिमांड गुणे लोड फैक्टर बटा में प्लांट कैपेसिटी, बटा में प्लांट कैपेसिटी। मान भर दीजिए, सब कुछ दिया है। देखिए मैक्सिमम डिमांड दिया है, इसी में क्या दिया है, अधिकतम डिमांड 20 मेगावाट, तो भर दीजिए। लोड फैक्टर भी दिया है, पढ़िए आप, 25 मेगावाट पावर स्टेशन की अधिकतम मांग उतना है। अच्छा, ये तो पावर स्टेशन का क्षमता दिया है, और 20 है। लोड फैक्टर यहाँ दिया है, लोड फैक्टर कितना दिया है, 50%। तो 50% का मतलब 50/100, 50% का मतलब 50/100 चाहिए, यहाँ 10.5 लगा सकते हैं। अच्छा, 50/100 कर सकते हैं, 50% का मतलब 10/5 है, 50/100। इसका मान भर दिया, इसका मान भर दिया। अभी प्लांट कैपेसिटी, तो प्लांट कैपेसिटी भी दिया है 25 मेगावाट, 25 मेगावाट प्लांट कैपेसिटी दिया है। देखिए कटा दीजिए, यहाँ 20 5 100, अब 25 दूना के 50, कितना बच गया, 2/5। अब भाग दे देंगे तो 5 के 20, 0.4 भाग देने पर 0.4 यानी 40%, 0.4 यानी कि 40%। तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रति मिनट 1.5 मीटर की पानी को 20 मीटर की ऊंचाई तक उठाने वाले एक पंप को एक 220 वोल्ट डीसी सप्लाई से चलाता है। यदि कुल दक्षता 72% है, कुल दक्षता 72% है भी, तो सप्लाई से लिया गया करंट कितना होगा। सप्लाई से लिया गया करंट पूछा है। देखिए इसको न्यूमेरिकल लगाने के लिए इसको हम थोड़ा छोटा कर दे रहा है। सवाल तो आप पढ़ लिए, आइए अब न्यूमेरिकल को हम लोग सोल्व कर लिया। तो क्या है, बोल रहा है ना कि प्रति मिनट यानी 1 मिनट दिया है, प्रति मिनट 1.5 मीटर की पानी को 20 मीटर की ऊंचाई तक उठाने वाले एक पंप को 220 वोल्ट डीसी मोटर से चलाया जाता है। ठीक है, डीसी मोटर से चलाया जाता है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लगाने के लिए कि हमको पहले तो टोटल कितना पानी है। अच्छा, आप ही बताइए, ये बात बताइए आप पहले कि मोटर पानी को उठाएगा, तो जब कोई वस्तु में हाइट की बात आती है ना, तो एमजीएच, एमजीएच लगता है, एमजीएच वही हमारा ऊर्जा होगा, तो वही हम लगा देंगे। कौन सा, तो एमजीएच। अच्छा, पहले पावर, टोटल आउटपुट पावर निकाल लेंगे, आउटपुट पावर, आउटपुट पावर। तो पावर पी बराबर क्या होता है,
P बराबर क्या होता है, P बराबर W/T, P बराबर W/T। लेकिन यहाँ W मतलब एनर्जी, तो यहाँ mg पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा की बात होगी, क्योंकि पानी से मोटर को उठाना है। और जब मोटर से पानी उठाना है तो mgh की बात होगी, स्थितिज ऊर्जा की बात होगी, तो यहाँ पर एनर्जी जो लगेगा mgh लगेगा। अब बटा में टाइम, तो टाइम दिया है ना 60 मिनट प्रति मिनट, यानी 60 सेकंड दिया है। m का मान नहीं दिया है, दिया है इतना दिया है ना 1.5 मीटर क्यूब। यहाँ कहा है, यहाँ कहा है कि 1 मीटर क्यूब जो होगा वह 150 किग्रा के बराबर होगा। तो इसमें गुणा कर लेंगे तो टोटल किग्रा पता चल जाएगा। जो घनत्व तो दिया है, द्रव्यमान में दिया है कि 1 मीटर क्यूब जो होगा वह 1000 किग्रा के बराबर होगा, तो 1000 किग्रा को उसमें हम लोग गुणा कर लेंगे तो 1500 मास आ जाएगा। 1500 मास, जी का मान तो हमको पता है 9.8, हाइट कितना दिया है 20 मीटर की ऊंचाई तक, तो 20 मीटर ऊंचाई। कितना दिया है प्रति मिनट, यानी 60 सेकेंड। तो ये आउटपुट पावर आ जाएगा। आप खुद सोचिए पावर बराबर क्या होता है बाबू, पावर बराबर क्या होता है W/T। W मतलब एनर्जी, तो एनर्जी कौन सा लगेगा, जब पानी ऊपर उठाई जा रही है तो स्थिति ऊर्जा लगेगी, तो mgh, m का मान निकालना है, तो घनत्व तो दिया है, एक संकेत भी दिया है कि 1 मीटर क्यूब जो होगा 1000 किग्रा के बराबर होगा, तो 1.5 मीटर क्यूब 1000 का गुणा कर लेंगे उसमें, तो 1000 का गुणा हम कर लिए यहाँ पे, तो 1500 किग्रा आ गया। किग्रा मिल गया, जी का मान 9.8 मिल गया, हाइट 20 मीटर दिया है, 30 सेकंड दिया है। इसको हल कर लेंगे तो पावर मिल जाएगा, वो भी कौन पावर, आउटपुट पावर। क्यों आउटपुट पावर, क्योंकि जितना हम रीडिंग लिए हैं उसको 220 वोल्ट देने के बाद जो हमको मिल रहा है वही ना है, इसलिए आउटपुट पावर हमको मिल रहा है, जो पावर वही है। तो इसको हम लोग हल कर लेंगे तो टोटल पावर कितना है, अगर हल करने के बाद देखा जाए तो टोटल पावर 4900 वाट आएगा, लगभग में 4900 वाट, 4900 वाट, 4900। टोटल पावर कितना आएगा, 4900 वाट आएगा। ठीक है जी, 49 आउटपुट है, एक इफिशियंसी दिया है, हम लोगों से धारा पूछा है, तो धारा कितना लेगी, माने इनपुट पावर चाहिए। तो देखिए ना, एक इफिशियंसी बराबर क्या होता है, आउटपुट बटा में इनपुट। तो इनपुट पावर निकाल लेंगे यहाँ से, इनपुट पावर के लिए आउटपुट पावर जो आया है 4900, इसमें से इफिशियंसी का भाग दे देंगे। इफिशियंसी कितना है, 10.72 दिया है ना, 10.72। इसको कैलकुलेशन करने के बाद जो आ रहा है यहाँ पे, यह होगा हमारा इनपुट। कैसे पता चला, तो जो रीडिंग हमको मिल रही है वो तो आउटपुट होती है, इफिशियंसी दिया है, यहाँ से इनपुट हमको पावर मिल जा रही है। इनपुट पावर कितना मिल जा रही है, इसको अगर निकालेंगे तो 6805 मिले, लगभग में हम बता रहे हैं, लगभग में 6805.5 भी आ जाएगा, तो 6805.5 मान लीजिए, 6805.5। अच्छा नहीं दिखाई दे तो हम मिटा भी दे रहे हैं, अच्छा से लिख दे रहे हैं, कितना आ जाएगा, तो 6805.5, यही हमारा हो गया ना इनपुट पावर। यहाँ कितना है 4900 है, बटा में ये 0.72। अच्छा ठीक है, इनपुट पावर हमको पूछा क्या है कि करंट लगभग कितना लेगा, करंट पूछा है। देखिए थोड़ा सा और इसको हम ऊपर कर दे रहे हैं, टोटल करंट कितना लेगा इसको पूछा है। ठीक है, तो इनपुट पावर हो गया ना, इनपुट पावर P बराबर VI, इनपुट पावर की जगह पर P बराबर VI भी तो रख सकते हैं, तो वही रख दिए हैं, इनपुट पावर P बराबर VI कितना है, तो 6805.5 है। आई का मान निकालना है, 220 वोल्ट सप्लाई ले रही है, उसमें देख लीजिए 220 वोल्ट, तो 6805.5 बटा में कितना 220 वोल्ट ले रही है, तो अब जो जितना आ जाएगा यही हमारा जवाब हो जाएगा। 6805.5 में 220 वोल्ट कहां से आ गया, तो ये देख लीजिए, ये खुद दिया है, सवाल में दिया है कि जो मोटर ले रहे हैं, देखिए यहाँ 220 वोल्ट डीसी सप्लाई ले रही है, तो बस इसको हम लोग हल कर देंगे। तो हल करने पर कितना आ रहा है, लगभग में हल करने पर आ रहा है 30.9, 30.9 ऑप्शन में दिया है, 31 दिया है ना, तो ये 31 के करीब है, यानी 31 इसका जवाब हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 31 एम्पियर, बी ऑप्शन। एकदम सिंपल है, थोड़ा सा ये हार्ड है सवाल, मानते हैं अब, लेकिन जरूरी थोड़े है कि हम सवाल को छोड़ दें, हम तो प्रोसेस बता दें, एग्जाम में आएगा टाइम बचाने के लिए, इसको भले हम लोग स्किप कर देंगे, क्योंकि 50 क्वेश्चन है, 5 तो क्वेश्चन तो हार्ड देगा ही, न्यूमेरिकल देगा ही कि टाइम बर्बाद हो जाए, टाइम लग रहा है, इसको स्किप कर देंगे, लेकिन कैसे लगेगा इसलिए हम प्रोसेस बता दिया आपको कि पहले कि जो दिया है तो हमको आउटपुट मिलेगा, तो आउटपुट पावर निकाल लेंगे, आउटपुट पावर निकालने के बाद इफिशियंसी से इनपुट पावर P बराबर VI से I का मान निकाल लेंगे, 30.9 यानी 31 एम्पियर के आसपास आ रहा है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है कि डीसी इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन का मुख्य लाभ निम्नलिखित में से कौन सा है, तो डीसी का लाभ क्या है यही बताना है। तो यह उच्च वोल्टेज उत्पन्न कर सकता है ना,
डीसी में इंडक्शन की व्यवस्था नहीं होती है, इसलिए डीसी हाई पावर स्टेप अप नहीं कर सकता और न ही उच्च वोल्टेज उत्पन्न कर सकता, तो ये तो नहीं होगा। इसके लिए केवल 2 वायर की आवश्यकता होती है, ये तो सही होगा। डीसी जनरेशन में 2 वायर, पॉजिटिव एक नेगेटिव, 2 वायर की आवश्यकता होगी, यही सही होगा। अब वोल्टेज आसानी से स्टेप अप स्टेप डाउन किया जा सकता है, तो दोनों गलत है। स्टेप अप और स्टेप डाउन डीसी को नहीं किया जा सकता, इसीलिए एसी लाइन का ट्रांसमिशन किया जाता है। स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों हो जाता है और इसमें केवल 2 ही एसी का इसलिए किया जाता है, लेकिन पूछा है डीसी का लाभ, तो डीसी का लाभ के लिए 2 वायर का प्रयोग किया जाता है, इसलिए बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, जब एक शहर से दूर कोई क्षेत्र बाहरी इलाका रिसीविंग स्टेशन से लाइनों द्वारा जोड़ा जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो भैया सेकेंडरी ट्रांसमिशन। ये क्वेश्चन सेकंड वीडियो में आया था, तो ए ऑप्शन इज राइट आंसर, सेकेंडरी होगा। आगे, सभी अर्थ वायर और अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर्स आमतौर पर निम्नलिखित में से किस विकल्प से बने होते हैं? तो जो अर्थ वायर होते हैं ना, कॉपर और एल्युमिनियम का बना तो सकते हैं, लेकिन महंगा होने के कारण बनाया नहीं जाता है, वो महंगा पड़ता है। तो ज्यादातर किसका बनाया जाता है? तो गैल्वेनाइज्ड स्टील के बनाए जाते हैं, बी ऑप्शन इज राइट आंसर, गैल्वेनाइज्ड स्टील का बनाया जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कम वोल्टेज पर बिजली उत्पादन और उच्च वोल्टेज पर बिजली संचरण का मुख्य लाभ क्या है? अच्छा, जैसे बिजली जनरेशन की जाती है तो 11 ही वोल्ट पर जनरेशन की जाती है, लेकिन जब बिजली भेजी जाती है कहीं दूर तो 765 केवी पर भेजी जाती है। तो क्या कारण है, यही पूछा है। तो इंसुलेशन का कारण है। जहां बिजली जनरेशन होता है, हाई वोल्टेज में अगर जनरेशन करेंगे तो जो मशीन है उसके लिए खतरा होगा, क्योंकि इतना ज्यादा वोल्टेज की इंडक्शन के कारण वो हीट होट आग, इंसुलेशन प्रोवाइड कराना मुश्किल हो जाएगा। और ट्रांसमिशन लाइन में भेजना है तो इंसुलेशन नहीं लगाना होता है, वायरों को दूर दूर करके भेज दिया जाता है। तो इंसुलेशन समस्या से बचने के लिए कम वोल्टेज पर जनरेशन किया जाता है। तो यहां दिया है जनरेशन के इंसुलेशन लगातार वोल्टेज के साथ बढ़ जाती है, वोल्टेज बढ़ाने से इंसुलेशन बढ़ानी पड़ती है, इसलिए हम लोग कम वोल्टेज पर जनरेशन करते हैं। तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन इस सेट का 2018 3/11/2018 में जो एग्जाम हुआ था उस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन में बिहेड़े दिया है। क्या दिया है कि सिंगल कोर केबल के डाइलेक्ट्रिक में अधिकतम और न्यूनतम दबाव क्रमशः 50 किलो वोल्ट प्रति सेमी और 10 किलो वोल्ट प्रति सेमी, ये आरएमएस में दिया है, आरएमएस में चाहिए भी हमको। यदि कंडक्टर का व्यास 2 सेमी है, कंडक्टर का व्यास दिया है 2 सेमी है, तो ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या है? तो ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या है? मान ले कि 5 प्राकृतिक लघुगणक मतलब लाग का मान, लाग 5 का मान 1.6094 है, तो यूज होने वाला है। तो देखिए एक फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला क्या आता है जो पूछा है, जी मैक्स बराबर 2v बटा में, जी मैक्स बराबर 2v बटा में डी लाग कैपिटल डी क्या है अभी बता दे रहे हैं, बटा में स्मॉल डी। यही फॉर्मूला है, यही भी को हमको पूछा है कि यदि कंडक्टर का व्यास 2 मीटर हो तो ऑपरेटिंग वोल्टेज, यह ऑपरेटिंग वोल्टेज आपको बताना है। तो भी का मान निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, पहले फॉर्मूला तो हम बना लें। देखिए भी का मान निकालना है हमको, भी का मान निकालें यहां से, भी का मान, तो भी बराबर क्या हो जाएगा इसका गुणा, तो जी मैक्स गुणे डी लाग कैपिटल डी बटा में स्मॉल डी, हाँ बटा में 2। अब जी मैक्सिमम का मान दिया है ना, देखिए क्या दिया है कि डाइलेक्ट्रिक, ये डी जो है ना, जी जो है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ में अधिकतम और न्यूनतम, तो अधिकतम मान दिया है, अधिकतम मान कितना दिया है 50, तो अधिकतम मान 50 दिया है। और डी क्या है, तो कोर का व्यास है, कोर का व्यास भी दिया है 2 लाख। ये डी क्या है, जो डी है ना इंसुलेशन की मोटाई, जैसे देख लीजिए यहाँ पर यह कंडक्टर है और बीच में होता है कोर, कोर मतलब चालक, मेन कंडक्टर हमारा यही है, तो इसका जो कोर का जो व्यास होगा इसको डी से दिखाएंगे, और जो पूरा अब इतना है जो ना यही इंसुलेशन, ये जो है ये पूरा क्या है, यही पूरा हमारा इंसुलेशन है। लेकिन कैपिटल डी से दिखाते हैं तो पूरा बड़का जो व्यास होता है इसको, माने टोटल जो व्यास होता है, ये तो इंसुलेशन लेयर है हमारा, इतना जो होता है यह इंसुलेशन लेयर होता है, ये कोर है, इतना इंसुलेशन लेयर है, और टोटल ये जो है वही डी है हमारा, डी टोटल पूरा पूरा व्यास है डी। आई स्मॉल डी क्या होता है, स्मॉल डी कोर का व्यास होता है। तो इसके लिए भी डी को निकालने के लिए एक फॉर्मूला आता है, वो क्या आता है फॉर्मूला, तो जी मैक्सिमम बटा में जी मिनिमम बराबर कैपिटल डी जो कैपिटल डी है बटा में स्मॉल डी जो कोर का व्यास है। हम मान भर लेंगे, मैक्सिमम मिनिमम दिया है
डाइलेक्ट्रिक अधिकतम और मिनिमम 50 और 10 दिया है ना, तो भर देंगे 50 और 10, तो 50 और 10 मिनिमम। इस डी को निकालना है और 2 दिया है, ये कंडक्टर का व्यास 2, तो यहाँ से कैपिटल डी का मान निकल जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, अब 5 दूना के 10, डी का मान कितना आ गया, डी का मान 10 आ जाएगा, यहाँ से डी का मान 10, डी का मान 10, यहाँ से 5 दूना के 10, तो डी का मान 10 यहाँ लिख दे रहे हैं, डी का मान 10 इस वाले फॉर्मूला से आया है। डी का मान 10 है क्या, तो डी का भी मान भर देंगे, सब कुछ तो मान भर ही देंगे हम, तो बस अब इसको रखकर हम लोग क्या कर देंगे, सोल्व कर लेंगे। तो कर दीजिए, मान भरिए इसमें। जी मैक्सिमम कितना दिया है 50, ये डी कितना दिया है, डी व्यास 2 दिया है, लाग कितना आया 10 आया ना, तो 10 और 2 तो 10 बटा में 2 यानी कि 5, तो लाग 5 बटा में 2, आसाने तो है, बस मान भर दीजिए। 50 ये 2, तो 50 दूना 100 कर लेते हैं, सीधा 50 दूना 100, ये तो बटा में 2 है, हल कर लेंगे, तो 50 दूना के 100, क्या बचा लाग 5, लाग 5 का मान दिया है, लाग 5 का मान कितना दिया है 1.6094, अब बटा में 2, इसको हल कर लीजिए, टोटल जवाब कितना आ रहा है हल करने के बाद 80.4 के आसपास आ रहा है, 80.4, 80.4 वोल्टेज निकाल रहे हैं, तो 80.4 वोल्टेज, अब वो भी केवी में सब रखे हैं ना, तो केवी में ये आएगा, केवी में मतलब 80.4 केवी में ये आ रहा है, हालांकि जैसे ये गुणा करेंगे तो जाहिर सी बात है कि 2 अंक यहाँ जाएगा, फिर 2 से गुणा करेंगे तो 80.4 के आसपास इतना केवी में आ रहा है, तो कौन सा 80.5 यहाँ दिया है ना, 80.5 यानी डी ऑप्शन इज राइट आंसर, 80.5 दिया है, तो 80.4 या 80.5 इतना केवी। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, अब तो ये पूरा अध्याय हो गया, अब अगला किसी और सत्र का चाहे और प्रीवियस ईयर एग्जाम का जो क्वेश्चन होगा उसको लेकर आएंगे। इस सेट में इतना ही क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल थोड़ा ज्यादा था, लेकिन न्यूमेरिकल से तो भागना नहीं है, न्यूमेरिकल भी एग्जाम में आता है, तो न्यूमेरिकल लगाना होगा, तो आपको बारी बारी से आराम से देखना पड़ेगा। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।